एपिसोड नंबर 101 टू 110। दिव्या मैम की तीखी नज़रें आरव पर टिकी थीं। जब उन्होंने कहा पर्सनल प्रॉब्लम, क्या किसी लड़की का पीछा करना भी पर्सनल प्रॉब्लम है? आरव का दिल धड़क उठा। उसे तुरंत समझ में आ गया कि दिव्या मैम को उस दिन के बारे में सब पता चल चुका है, जब वह तृप्ति का पीछा कर रहा था। आरव ने अपने दिमाग में जल्दी से कोई बहाना बनाने की कोशिश की। वह जानता था कि उसे इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए कुछ कहना होगा। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैम, मैं आपको समझा सकता हूँ। ये पूरी तरह से गलतफहमी है। दिव्या मैम ने उसकी ओर ध्यान से देखा और थोड़ा तीखे स्वर में बोली, गलतफहमी? तुम यही हर बार कहते आए हो, लेकिन हर बार तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। आरव ने घबराते हुए जवाब दिया, नहीं मैम, मैं सच में जानबूझकर कुछ नहीं करता। जो भी हुआ वह पूरी तरह से एक गलती थी। दिव्या मैम ने अचानक से कड़े स्वर में कहा, तुमने मुझे फीमेल वॉशरूम की जगह मेल वॉशरूम में भेज दिया था और तुम्हारी इस गलती ने मेरे कई और काम भी बिगाड़ दिए। क्या ये भी एक गलती थी? आरव को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे समझाए कि उसने वह सब जानबूझकर नहीं किया। उसने धीमे स्वर में कहा, मैम, वह सच में एक गलती थी। मुझे खुद नहीं पता चला कि वह मेल वॉशरूम था। दिव्या मैम ने आंखें घुमाकर उसे देखा, गलती? हर बार तुम्हारे साथ कुछ न कुछ गलत ही होता है। पिछली बार भी, जब तुमने क्लासरूम में प्रोजेक्टर की सेटिंग्स बदल दी थी, तो सारे स्लाइड्स गड़बड़ हो गए थे। और वो भी सिर्फ गलती थी। आरव ने तुरंत जवाब दिया, मैम, वह भी एक गलती थी। मैं प्रोजेक्टर के बारे में कुछ जानता नहीं था। मैंने सोचा कि मैं इसे सुधार सकता हूँ, लेकिन दिव्या मैम ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, और वो दिन याद है जब तुमने क्लास की लाइट्स ऑफ कर दी थी और पूरा लेक्चर अंधेरे में हो गया था? ये भी सिर्फ एक गलती थी। आरव ने झिझकते हुए कहा, मैम, वो गलती से ही हुआ था। मैंने सोचा कि लाइट्स एडजस्ट कर दूं ताकि स्क्रीन पर स्लाइड साफ दिखें। दिव्या मैम ने निराशा भरे स्वर में कहा, आरव, हर बार तुमसे कोई न कोई गलती हो जाती है और हर बार तुम बस एक ही बात कहते हो कि यह गलती थी। आरव ने समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैम, मैं सच में आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मेरा इरादा कभी आपको परेशान करने का नहीं था। लेकिन दिव्या मैम का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने कहा, आरव, तुम्हारी माफ़ी का कोई मतलब नहीं जब तुम बार बार वही गलती करते हो। तुम समझ क्यों नहीं रहे कि क्लासरूम में तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों का असर बाकी सभी पर पड़ता है? आरव चुप हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या कहे। उसने अपनी गलतियों का एहसास किया, लेकिन वह जानता था कि अब उसे दिव्या मैम का विश्वास वापस जीतने के लिए बहुत कुछ करना होगा। दिव्या मैम ने आरव की ओर देखा, उनके चेहरे पर अब भी नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर गंभीर स्वर में कहा, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती वह थी जब मैं कंप्यूटर पर काम कर रही थी और तुम्हारे दोस्त सूरज ने मेरा पूरा काम खराब कर दिया था। क्या तुम्हें पता है वह कितना महत्वपूर्ण था? आरव ने धीरे से जवाब दिया, मैम, सूरज को लगा था कि वह मेरा काम है और वह मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था। उसका इरादा आपका काम खराब करने का नहीं था। दिव्या मैम ने गुस्से से कहा, तुम, सूरज और विकास, तुम तीनों ने मुझे बहुत परेशान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मैं स्टाफ रूम में अपने कपड़े बदल रही थी तो तुम अचानक अंदर आ गए थे। क्या वह भी एक गलतफहमी थी? आरव ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ मैम, वह भी गलतफहमी थी। मुझे नहीं पता था कि आप कपड़े बदल रही हैं। दिव्या मैम की आंखों में नाराजगी और गहराई थी। आरव ने महसूस किया कि यह बातचीत अब और भी कठिन हो रही है। उसने सोचा कि अगर वह दिव्या मैम का गुस्सा शांत नहीं कर पाया तो यह मामला और बिगड़ सकता है। आरव ने धीरे से अपनी बात आगे बढ़ाई, मैम, मैं सच में समझता हूं कि हमने कई गलतियां की हैं, लेकिन हमारा इरादा कभी आपको दुख पहुंचाने का नहीं था। दिव्या मैम ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, ये सब सिर्फ गलतफहमी है ना? लेकिन हर बार तुम लोगों की इन गलतफहमियों ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान किया है। आरव ने देखा कि दिव्या मैम की आंखों में आंसू छलकने लगे थे, लेकिन वह अपनी नाराजगी को छिपाने की कोशिश कर रही थीं। वह जानता था कि अब उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे दिव्या मैम का गुस्सा शांत हो जाए। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और उनकी बगल में रखा। दिव्या मैम ने अचानक से कहा, क्या कर रहे हो तुम? लेकिन आरव ने उनकी बात नहीं सुनी। उसने धीरे से उनके गाल को छू लिया। दिव्या मैम ने पहले तो और ज़्यादा गुस्से में आकर कहा, ठीक है, ये भी एक और गलतफहमी है, लेकिन जैसे ही आरव ने उन्हें छुआ, उनका गुस्सा धीरे धीरे शांत होने लगा। उनके चेहरे पर हल्की नरमी आई और उन्होंने गहरी सांस ली।
आरव ने अपना हाथ वापस खींचते हुए धीरे से कहा, मैम कृपया शांत हो जाए। मैं सच में आपकी सभी गलतफहमियों को एक एक करके दूर कर दूंगा। प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए। सच में ये सब गलतफहमियां थीं। दिव्या मैम ने कुछ देर तक चुप रहकर आरव की ओर देखा। उनकी आंखों में अब भी थोड़ी सी नाराजगी थी, लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा काबू में करते हुए कहा, ठीक है आरव, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ, लेकिन अगर फिर से कुछ ऐसा हुआ तो यह आखिरी मौका होगा। आरव ने सिर हिलाते हुए धन्यवाद दिया और वहां से निकलने लगा, लेकिन वह जानता था कि अब उसे अपनी हरकतों पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और दिव्या मैम का विश्वास फिर से जीतना होगा। आरव क्लास से बाहर निकलते ही गहरी सांस लेता है। वह सोचता है, चलो दिव्या मैम का गुस्सा तो शांत हो गया और मुझे एक मौका भी मिल गया है। अब मुझे उनकी सारी गलतफहमियां धीरे धीरे दूर करनी होंगी ताकि मैं उनका विश्वास वापस जीत सकूं। इसी सोच में डूबा आरव चल रहा था कि तभी सूरज उसके पास आता है और कहता है, तो भाई बात हो गई? क्या कहा उन्होंने? आरव थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ उन्होंने मुझे एक मौका दिया है अपनी बात साबित करने का। सूरज खुश होकर कहता है, चलो बढ़िया है, अब मौका मिला है तो सारी गलतफहमियां दूर कर देंगे और साबित कर देंगे कि ये सब सच में गलतफहमियां थीं। आरव सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यही तो करना है। फिर सूरज पूछता है, अच्छा अब कहाँ जा रहा है? आरव सोचते हुए जवाब देता है, कुछ जरूरी काम है, वही करने जा रहा हूँ। सूरज थोड़ा मजाकिया लहजे में कहता है, अरे कहीं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने तो नहीं जा रहा? आरव हंसते हुए कहता है, नहीं यार, तुम भी न हर बार यही सोचते हो। सूरज फिर कहता है, ठीक है जा, मुझे भी थोड़ा काम है। आरव फिर पूछता है, अच्छा विकास कहाँ है? आज मिला नहीं अभी तक। सूरज जवाब देता है, वो आज कॉलेज आया ही नहीं। पता नहीं कहाँ है और क्या कर रहा है इस समय। तू तो जानता ही है, कभी कॉलेज आता है कभी नहीं, हमेशा अपने बिजनेस को संभालता रहता है। आरव सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ सही कह रहा है। चल ठीक है, जा तू जहाँ जा रहा था, मुझे भी कुछ काम है। फिर दोनों दोस्त एक दूसरे से विदा लेकर अलग अलग दिशाओं में चल देते हैं। आरव के मन में अब बस यही ख्याल था कि दिव्या मैम का भरोसा दोबारा जीतना है और अपनी गलती सुधारनी है। आरव कॉलेज के गलियारों से होकर धीरे धीरे मार्शल आर्ट क्लब की ओर बढ़ रहा था। उसके दिल में एक उम्मीद थी कि आज का दिन कुछ अलग होगा, कुछ नया होगा। वह तीनों लड़कियों से मिला था जिन्होंने उसे इस क्लब में आने का निमंत्रण दिया था और आज उसका पहला दिन था। मार्शल आर्ट क्लब के दरवाजे पर पहुंचकर आरव ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। भीतर का नज़ारा उसे एकदम से चौंका देने वाला था। वहां कई लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह की मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ लोग मुक्केबाजी बॉक्सिंग में जुटे हुए थे तो कुछ कुंग फू के तरीकों का अभ्यास कर रहे थे। आरव का ध्यान खास तौर पर दो लड़कियों पर गया जो अपनी प्रैक्टिस में एकदम गहराई से डूबी हुई थीं। वे दोनों स्पारिंग कर रही थीं और उनके हर मूव से स्पष्ट था कि वे मार्शल आर्ट में काफ़ी कुशल हैं। उनकी शक्लें सुरक्षा उपकरणों प्रोटेक्टिव गियर से ढकी हुई थीं, इसलिए आरव उन्हें पहचान नहीं पा रहा था। तभी उसके बगल में एक लड़की आई। वह मुस्कुराते हुए आरव की ओर देख रही थी। ये प्रिया थी। प्रिया ने हल्के मजाकिया लहजे में कहा, तो तुम यहाँ आ ही गए। आरव ने प्रिया को देखकर हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नज़रें फिर से उन दो लड़कियों पर टिक गईं जो अभी भी अपनी प्रैक्टिस में जुटी हुई थीं। प्रिया ने उसकी नज़रों को भांप लिया और हंसते हुए कहा, ये दोनों कृति और नेहा हैं। आरव थोड़ा चौंका और उत्सुकता से बोला, अरे ये दोनों ही हैं। ये तो काफ़ी अच्छा कर रही हैं। आरव को याद आया कि जब वह पहली बार कृति और नेहा से मिला था तो ये दोनों बहनें उसे बहुत परेशान कर रही थीं। उनकी शरारतें और मजाक उसे याद आ गए, लेकिन उसे यह अंदाजा नहीं था कि ये दोनों लड़ाई में भी इतनी माहिर हैं। वह उनके मार्शल आर्ट के कौशल को देखकर प्रभावित हुआ। प्रिया ने उसकी ओर देखकर कहा, हाँ ये दोनों बहनें मार्शल आर्ट में बहुत ही अच्छी हैं। जब ये प्रैक्टिस करती हैं तो पूरी तरह से समर्पित हो जाती हैं। आरव ने सिर हिलाया और कहा, सच में ये दोनों तो कमाल की हैं। प्रिया ने आरव की पीठ पर हल्की सी थपकी दी और कहा, चलो तुम भी तैयार हो जाओ। आज तुम्हारा पहला दिन है और हमें देखना है कि तुम में कितना दम है। आरव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मैं तैयार तो हूँ प्रिया। प्रिया ने देखा कि आरव बिना सुरक्षा गियर के ही तैयार हो रहा था। उसने चिंतित स्वर में कहा, प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनोगे? यह ज़रूरी है, खासकर जब तुम पहली बार क्लब में आ रहे हो।
आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्रिया उसकी बात पर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर संदेह साफ झलक रहा था। उसने फिर से समझाने की कोशिश की, आरव, ये ज़रूरी है। यहाँ के लोग बहुत प्रोफेशनल हैं और यहाँ किसी भी चोट की संभावना से बचना चाहिए। आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, प्रिया, मुझ पर भरोसा रखो, मैं ठीक हूँ, तुम देखोगी कि मुझे कुछ नहीं होगा। प्रिया ने आरव की आंखों में दृढ़ता देखी, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी हल्की झिझक थी। हालांकि उसने अनमने ढंग से सहमति दे दी। ठीक है, अगर तुम इतने ही आश्वस्त हो तो मैं भी तुम पर भरोसा रखती हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यहाँ की प्रैक्टिस आसान नहीं होती। आरव ने आत्मविश्वास से सिर हिलाया और मुस्कान दी, मैं तैयार हूँ। प्रिया ने उसकी मुस्कान का जवाब हल्की सी मुस्कान के साथ दिया, लेकिन फिर भी उसकी आंखों में कुछ संदेह था। ठीक है, पहले मैं तुम्हें मार्शल आर्ट क्लब के कुछ नियम बता देती हूँ। यहाँ हर किसी को उनका पालन करना होता है। अगर तुमने कोई गलती की तो यहाँ के कोच कोई रियायत नहीं देंगे, समझे? आरव ने शरारती अंदाज में कहा, समझ गया, और वैसे भी नियमों का पालन करने में मैं माहिर हूँ। प्रिया ने उसकी शरारत को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, तो अब तुम सबसे पहले क्या करोगे? आरव ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर मुस्कराते हुए कहा, सबसे पहले तो तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा और तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश करूंगा। प्रिया उसकी बात सुनकर हंसी नहीं रोक पाए। उसने हंसते हुए कहा, अरे वाह, तुम तो बड़े ही आत्मविश्वास से भरे हुए हो, लेकिन याद रखना, यहाँ पर इम्प्रेस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम खुद को साबित करो। आरव ने मजाक में कहा, मैं तो दोनों कर सकता हूँ, तुम देखती जाओ। प्रिया ने उसकी बातों में छिपे मजाक को समझते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने ये सोच रखा है कि यहाँ आकर सिर्फ मजाक ही करोगे? आरव ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मजाक तो बस तुम्हारे साथ करने के लिए है, असली काम तो प्रैक्टिस में होगा। प्रिया ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, ठीक है, देखते हैं कि तुम्हारी बातों में कितना दम है। वैसे तुम्हें ये तो पता होगा कि यहाँ की प्रैक्टिस में कोई भी हल्के में नहीं लिया जाता। अगर तुम वाकई में सीरियस हो तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। आरव ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पूरी कोशिश करूँगा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, चलो अब तुम्हें कुछ बेसिक चीज़ें समझा देती हूँ। यहाँ पर तुम्हें अपनी ताकत और सहनशीलता दोनों का प्रदर्शन करना होगा। और हाँ, यहाँ पर हर किसी के साथ बराबरी का बर्ताव होता है, चाहे वह नया हो या पुराना। आरव ने हंसते हुए कहा, तो फिर मेरे लिए तो ये बिल्कुल सही जगह है। प्रिया ने उसकी शरारत को महसूस किया और फिर से हंसते हुए कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया मजाक। चलो, अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए तैयार करती हूँ। आरव ने सिर हिलाया और प्रिया के साथ क्लब के अंदर आगे बढ़ गया, जहाँ प्रिया उसे मार्शल आर्ट के मूव्स सिखा रही थी। हालांकि आरव जानबूझकर हर बार गलत मूव कर रहा था, जिससे प्रिया धीरे धीरे परेशान होती जा रही थी। जब उसने देखा कि आरव हर बार गलतियां दोहरा रहा है, तो उसने निराश होकर कहा, क्या तुम मुझे परेशान करने के लिए ऐसा कर रहे हो? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, पता नहीं, शायद तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। वह जानबूझकर प्रिया को परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन प्रिया भी समझ रही थी कि वह मजाक में ये सब कर रहा है। कुछ देर बाद जब प्रिया ने एक नया मूव सिखाने की कोशिश की, तो आरव ने फिर से गलत तरीके से उसका अनुसरण किया, जिससे वह अपना संतुलन खो बैठा और अचानक प्रिया के साथ गिर पड़ा। दोनों फर्श पर एक दूसरे के ऊपर गिर गए। आरव के चेहरे पर शरारत भरी मुस्कान थी, जबकि प्रिया गुस्से से तमतमा रही थी। प्रिया ने खुद को संभालते हुए गुस्से में कहा, अगर तुमने सही मूव नहीं सीखा तो देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। आरव ने मजाकिया अंदाज में कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो तुम सिखा रही हो। इस घटनाक्रम को क्लब के बाकी सदस्य भी देख रहे थे। उनकी नज़रें आरव और प्रिया पर टिकी थीं। किसी ने एक दूसरे से पूछा, ये कौन है? दूसरे ने जवाब दिया, शायद कोई नया है, अभी अभी आया है। इस बीच क्लब में मौजूद एक लड़का, रवि, जो प्रिया पर क्रश रखता था, इस पूरी घटना को दूर से देख रहा था। उसे प्रिया के साथ किसी और को देखकर बहुत जलन महसूस हो रही थी। वह काफ़ी देर तक अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश करता रहा, लेकिन आखिरकार उससे रहा नहीं गया। उसने अपने दोस्तों से पूछा, ये लड़का कौन है और प्रिया के साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसके दोस्तों ने कंधे उचकाते हुए कहा, शायद कोई नया है, हमें भी ज़्यादा कुछ पता नहीं।
रवि ने अपने भीतर की जलन को और नहीं दबा पाया और वह सीधे आरव के पास जाने का फैसला किया। वह अपने कदम तेजी से बढ़ाते हुए आरव और प्रिया की ओर बढ़ा। आरव ने रवि को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसने रवि की ओर ध्यान नहीं दिया और प्रिया की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, चलो अब मुझे सही से सिखाओ, मैं वादा करता हूं कि इस बार कोई गलती नहीं करूंगा। प्रिया ने गहरी सांस ली और सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अब अगर तुमने गलत किया तो मैं तुम्हें यहां से बाहर निकाल दूंगी। रवि, जो अब तक उनके पास पहुंच चुका था, ने आरव को गुस्से में देखते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? आरव ने रवि की ओर देखा और शांत स्वर में जवाब दिया, मैं आरव हूँ। आज ही क्लब में आया हूँ। रवि ने एक तीखी नज़र प्रिया पर डाली और फिर आरव से कहा, यहाँ आकर किसी के साथ भी ऐसी हरकतें करने का मतलब क्या है? अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो नियमों का पालन करो। आरव ने रवि की बात को हल्के में लेते हुए कहा, भाई मैं यहाँ सीखने आया हूँ। मजाक में अगर कुछ हो गया हो तो उसे दिल पर मत लो। रवि को आरव का ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उसने प्रिया की ओर देखा, जो अब तक शांत हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली और आरव से बोला, देखो मैं नहीं चाहता कि यहाँ कोई भी किसी को परेशान करे, इसलिए अपनी हरकतें बंद करो और यहाँ के नियमों का पालन करो। आरव ने रवि की बात को समझते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है भाई, अब से कोई गलती नहीं होगी। रवि को आरव और प्रिया के बीच बढ़ती नज़दीकियां बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थीं। उसके मन में जलन और गुस्से का मिला जुला असर हो रहा था। वह मन ही मन सोचने लगा, मैं इसे प्रिया के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहने दे सकता। ये तो मेरे लिए खतरे की घंटी है। रवि ने एक गहरी सांस ली और प्रिया की ओर देखते हुए बोला, प्रिया तुम इसे सिखा रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि इसे समझाने का तरीका तुम्हारा काम नहीं आएगा। इसे सही तरीके से सिखाने की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। प्रिया ने रवि के सुझाव को कुछ सोचते हुए स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है रवि, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इसे अच्छे से सिखा सकते हो तो तुम ही इसे सिखाओ। रवि ने एक तिरछी मुस्कान के साथ आरव की ओर देखा और बोला, अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा और देखता हूं कि तुम कैसे सीखते हो। आरव ने सहजता से सिर हिलाया, लेकिन उसके भीतर का तनाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। वह पहले से ही दिव्या मैम के साथ हुई बातचीत की वजह से मानसिक रूप से परेशान था। ऊपर से रवि का ये रुख उसे और अधिक तनाव में डाल रहा था। रवि ने आरव को मार्शल आर्ट की कुछ बुनियादी चीज़ें सिखाने की शुरुआत की, लेकिन वह जानबूझकर उसे परेशान करने लगा। जब आरव कोई मूव सही से कर लेता तो भी रवि उसे डांटता और कहता, यह क्या किया? इस तरह से कोई नहीं सीखता, तुम्हें सब कुछ फिर से करना पड़ेगा। आरव ने शुरुआत में इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन रवि बार बार उसकी छोटी छोटी गलतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताने लगा। आरव के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वह जानता था कि उसे शांत रहना है, लेकिन रवि का लगातार ताने देना और उसे नीचा दिखाने की कोशिश उसकी सहनशीलता की सीमा को पार करने लगी थी। रवि ने एक बार फिर आरव की एक मामूली सी गलती को लेकर उसे डांटते हुए कहा, क्या कर रहे हो? अगर यही सीखना था तो घर में बैठकर टीवी देख लेते। यहाँ आकर समय बर्बाद करने का क्या मतलब? आरव का गुस्सा अब काबू से बाहर होने लगा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन रवि की बातें उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थीं। अचानक आरव ने एक मूव करते हुए जानबूझकर नहीं, लेकिन अपने आक्रोश में रवि को जोर से धक्का दे दिया, जिससे रवि संतुलन खो बैठा और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। क्लब में मौजूद सभी लोगों की नज़रें इस अचानक हुए वाकये पर टिक गईं। रवि को गिरते ही गुस्से से पारा चढ़ गया। वह तेजी से उठा और सीधे आरव की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी और चेहरे पर गुस्से का भाव। तुमने ये जानबूझकर किया है ना? रवि ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम खुद ही अपना संतुलन खो बैठे। रवि ने और अधिक गुस्से से भड़कते हुए कहा, झूठ मत बोलो, मुझे बेवकूफ़ समझा है क्या? तुम मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? आरव ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, लेकिन वह खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह भी गुस्से में प्रतिक्रिया देगा तो स्थिति और बिगड़ सकती है। मैं किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक हादसा था। रवि ने उसके करीब आकर उसे धमकाते हुए कहा, अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो मुझे इज्जत देना सीखो, वरना। आरव ने उसकी बात काटते हुए कहा, वरना क्या? तुम मेरे साथ मार्शल आर्ट का मुकाबला करना चाहते हो? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि मैं यहाँ किसी से झगड़ने नहीं आया हूँ। क्लब के बाकी लोग भी इस तनावपूर्ण माहौल को देख रहे थे।
कुछ ने प्रिया की ओर देखा, जो खुद भी इस स्थिति को लेकर चिंतित नजर आ रही थी। प्रिया ने रवि को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, रवि, शांत हो जाओ। ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। हमें इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। रवि ने प्रिया की बातों को अनसुना करते हुए आरव की ओर देखा और कहा, ये लड़का यहाँ टिकने लायक नहीं है, और मैं उसे यह साबित करके दिखाऊंगा। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे पास जो भी साबित करने का तरीका है वह तुम्हारा है, लेकिन मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आया हूँ। रवि का गुस्सा अपने चरम पर था। उसने आरव की ओर एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा और चिढ़ाते हुए कहा, तुम जैसे लोग सीखने के लायक नहीं होते। तुम्हें तो बस समय बर्बाद करना आता है। आरव ने शांत स्वर में जवाब दिया, तुम मुझे नहीं बताओगे कि मैं किस लायक हूँ, लेकिन अगर तुम वाकई मुझे परखना चाहते हो तो चलो देखते हैं। रवि ने एक घातक मुस्कान के साथ आरव की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, अगर यही चाहते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दूंगा। जैसे ही रवि ने ये कहा, आरव ने एक गहरी सांस ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। वह जानता था कि उसे अपनी भावनाओं पर काबू रखना होगा, लेकिन रवि की निरंतर उकसावेबाजी ने उसे भी चुनौती स्वीकार करने के लिए मजबूर कर दिया। उसने रवि के पास जाकर एक सधी हुई मुद्रा में कहा, अगर यही चाहते हो तो ठीक है, देखते हैं किसमें कितना दम है। ये सब प्रिया के सामने हो रहा था, जो ये स्थिति बिगड़ते देख रवि और आरव के बीच आने के लिए तेजी से आगे बढ़ी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और कहा, रुको, लड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी नेहा और कृति भी वहां पहुंच गईं। नेहा ने प्रिया को हल्के से खींचते हुए कहा, अरे उन्हें लड़ने दो, यही मौका है आरव की असली काबिलियत को देखने का। प्रिया की चिंता चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन नेहा ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो प्रिया, हमें भी देखना है कि आरव में कितना दम है। तुमने देखा है न, वह जानबूझकर सारे मूव्स गलत कर रहा था। शायद वह वाकई में बहुत कुछ जानता हो और इस लड़ाई में हमें उसका असली रूप देखने को मिले। कृति ने भी सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अगर वह सच में इतना अच्छा है तो हमें भी उससे कुछ सीखने को मिलेगा। चलो देखते हैं क्या होता है। प्रिया ने एक बार फिर से सोचा, लेकिन उसने महसूस किया कि नेहा और कृति के शब्दों में भी कुछ सच्चाई थी। उसने अंततः उन्हें अनुमति देते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना किसी को ज़्यादा चोट न लगे। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस मुकाबला है, इसे वही समझकर खेलना होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म होनी चाहिए, कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए। रवि और आरव दोनों ने प्रिया की बातों को गंभीरता से सुना और सिर हिलाकर सहमति जताई। प्रिया ने कुछ कदम पीछे खींच लिए और नेहा और कृति भी वहां से हट गईं, ताकि मुकाबले के लिए जगह बनाई जा सके। बाकी के क्लब के सदस्य भी अब इस अप्रत्याशित मुकाबले को देखने के लिए उत्साहित हो गए थे। सभी की नज़रें अब रवि और आरव पर टिकी थीं। आरव ने एक गहरी सांस ली और अपने विचारों को संयमित किया। वह जानता था कि उसे इस मुकाबले को संभालना होगा, बिना गुस्से में आए। वह रवि की तरफ देखता है, जो पहले से ही आक्रामक मुद्रा में खड़ा था। आरव ने अपनी मार्शल आर्ट की स्थिति अपनाई और कहा, आओ देखते हैं कि किसमें कितना दम है। रवि ने जवाब में अपनी स्थिति अपनाई और बिना समय बर्बाद किए उसने आरव की ओर तेजी से हमला किया। आरव ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए रवि के पहले हमले को कुशलता से टाल दिया। रवि ने एक और हमला किया, लेकिन आरव ने फिर से उसके मूव को चतुराई से विफल कर दिया। रवि का गुस्सा बढ़ता जा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि आरव ने उसके सभी हमलों को बेहद आसानी से टाल दिया था। वह और भी अधिक आक्रामक हो गया और उसने कुछ जोरदार हमले करने की कोशिश की, लेकिन आरव ने हर बार उसे रोक लिया। क्लब के बाकी सदस्य इस अद्भुत मुकाबले को देख रहे थे। नेहा और कृति ने एक दूसरे की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, देखा, मैंने कहा था न, आरव को आता है। वह सब कुछ जानबूझकर कर रहा था। प्रिया ने भी यह सब देखा और वह भी इस बात से सहमत हो गई कि आरव वाकई में बहुत कुछ जानता है। लेकिन उसकी चिंता अब भी बनी हुई थी कि कहीं ये मुकाबला बहुत ज़्यादा न बढ़ जाए। रवि ने एक अंतिम, बहुत जोरदार हमला करने की कोशिश की। वह तेजी से आरव की ओर बढ़ा और उसे जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन आरव ने अपनी पूरी कुशलता और संयम का परिचय देते हुए रवि के इस आक्रमण को कुशलता से विफल कर दिया और अंत में रवि को संतुलन खोने पर मजबूर कर दिया। रवि खुद को संभाल नहीं सका और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। ये दृश्य देखकर क्लब में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान थे कि कैसे आरव ने इतने आराम से रवि के हर हमले को विफल कर दिया था। रवि,
जो अब तक जमीन पर पड़ा था, गुस्से से भर गया था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। वह जानता था कि उसे इस मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। आरव ने रवि की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं, सीखने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर तुम वाकई सीखना चाहते हो, तो तुम्हें पहले अपने गुस्से पर काबू करना होगा। रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने देखा कि पूरे क्लब के सदस्य अब आरव की ओर आदर भरी नज़रों से देख रहे थे। प्रिया ने आखिरकार कदम बढ़ाया और बीच में आकर कहा, ठीक है, अब बहुत हो गया। ये मुकाबला यहीं खत्म होता है। उसने आरव की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है आरव। मैं खुश हूं कि तुमने अपनी कुशलता को सही समय पर दिखाया। आरव ने सिर हिलाया और बिना कोई और बात किए वहां से हट गया। रवि ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा सका। वह अब भी अपनी हार के सदमे में था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ये मुकाबला कैसे खो दिया। बाकी के सदस्य भी धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस में वापस लौट आए, लेकिन उनकी बातचीत का विषय अब आरव की इस अप्रत्याशित जीत पर केंद्रित था। प्रिया, नेहा और कृति ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की आंखों में आरव के प्रति सम्मान और उसकी कुशलता के लिए एक नया नजरिया उभर आया था। प्रैक्टिस के बाद मार्शल आर्ट क्लब में माहौल थोड़ा शांत हो गया था। आरव और बाकी लोग थकान मिटाने के लिए एक कोने में बैठ गए थे। सभी अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठे, पसीना पोंछते हुए पानी पी रहे थे। आरव ने अपनी पीठ दीवार से टिकाए और एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में थोड़ी थकान थी, लेकिन चेहरा शांत और संतुष्ट था। वह कुछ सोचते हुए अपने विचारों में खोया हुआ था। उधर रवि अपने दोस्तों के साथ क्लब के दूसरे कोने में बैठा था। उसके चेहरे पर हार का दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन वह अपनी भावनाओं को काबू में रखने की कोशिश कर रहा था। उसके दोस्तों में से एक ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अरे यार, तू कैसे हार गया? वो तो बिल्कुल नया था। रवि ने एक ठंडी सांस ली और थोड़ा रुककर जवाब दिया, मैं इसलिए हारा क्योंकि मैं उसे हल्के में ले रहा था। लेकिन मैंने उसकी फाइटिंग स्टाइल को गौर से देखा है। वह बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड है। उसका हर मूव इतना सटीक था कि अगर उसने एक भी हमला मुझ पर किया होता तो पता नहीं मेरी क्या हालत होती। उसने अपनी कुशलता को छुपाया हुआ है और मैं यह मानता हूं कि वह यहाँ ड्रामा कर रहा है कि उसे कुछ नहीं आता, लेकिन असल में वह बहुत प्रोफेशनल है। रवि के ये शब्द सुनकर उसके सारे दोस्त चौंक गए। उनमें से एक ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में वो इतना प्रोफेशनल है? रवि ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अगर कोई उसे अच्छे से नोटिस करे तो उसे समझ में आएगा कि वह कितना स्किल्ड है। मेरा एक भी हमला उसे छू नहीं पाया और यह बात मुझे परेशान कर रही है। तुम लोग जानते हो मैं कितना एक्सपर्ट हूँ इस खेल में, लेकिन वह लड़का, वह तो कुछ और ही निकला। रवि के दोस्तों ने उसकी बात पर गहराई से विचार किया और सभी चुप हो गए, जैसे उनके मन में भी अब आरव के प्रति सम्मान पैदा हो रहा हो। उधर आरव ने अपने विचारों को दरकिनार करते हुए अपनी जगह से थोड़ा सा खिसककर आराम किया। उसके पास नेहा और कृति धीरे धीरे चलती हुई आई और मुस्कुराते हुए उसके सामने खड़ी हो गईं। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम तो सच में छुपा रुस्तम निकले आरव, तुम्हें लड़ाई करना आता है और हमें लगा था कि तुम बस खेल रहे हो, लेकिन तुम तो यहाँ सबको बेवकूफ़ बना रहे थे, है ना? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, असल में मेरा आज सुबह से ही दिमाग खराब था। बहुत सी बातें चल रही थीं और मैं थोड़ा डिस्टर्ब था, इसलिए बस प्रिया के साथ थोड़ा मजाक करके खुद का मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तुम समझ रही हो ना, सब कुछ बस मस्ती में कर रहा था। कृति ने हंसते हुए कहा, तो ये बात थी, हमें तो लगा था कि तुम सच में कुछ नहीं जानते हो, लेकिन अब तो लगता है तुम जानबूझकर ये सब कर रहे थे। आरव कुछ और कहने ही वाला था कि तभी प्रिया वहां पहुंच गई। उसकी आंखों में थोड़ा सा गुस्सा और हल्की मुस्कान दोनों थी। उसने तुरंत आरव का कान पकड़ा और उसे हल्के से घुमाने लगी। तो तुम पहले से सब कुछ जानते थे और बस मुझे परेशान करने के लिए आए थे, है ना? उसने शरारती लहजे में कहा। आरव ने अपने कान को बचाने की कोशिश करते हुए कहा, अरे प्रिया, बस थोड़ा सा मजाक था। मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा था, बस थोड़ा सा मूड फ्रेश करने की कोशिश कर रहा था। प्रिया ने उसका कान छोड़ते हुए उसे घूरा, तुम सच में बहुत शरारती हो आरव, लेकिन अगली बार इस तरह का मजाक करने से पहले सोच लेना, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। नेहा और कृति इस पूरी स्थिति को देखकर हंस रही थीं। उन्होंने आरव की मदद की पेशकश करते हुए कहा, अरे प्रिया, थोड़ा उसे माफ़ भी कर दो, बेचारा बस तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था।
प्रिया ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे माफ़ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार इस तरह का कोई मजाक नहीं होगा, समझे? आरव ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, समझ गया प्रिया। अगली बार से कोई मजाक नहीं। सभी ने हंसते हुए एक दूसरे को देखा और इस तरह क्लब का माहौल फिर से हल्का और खुशनुमा हो गया। प्रिया के वॉशरूम जाने के बाद माहौल थोड़ा शांत हो गया था। आरव दीवार से टिककर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी नेहा और कृति ने मौका पाकर उसके पास आकर बैठने का फैसला किया। दोनों धीरे धीरे आरव के करीब आईं और उसके दोनों ओर चिपक कर बैठ गईं। आरव ने पहले तो इसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन नेहा और कृति के इरादे कुछ और ही थे। नेहा ने एक शरारती मुस्कान के साथ आरव की बाजू को हल्के से छूते हुए कहा, तुम सच में बड़े इंटरेस्टिंग हो आरव। तुम्हें पता है, मार्शल आर्ट्स क्लब में सबसे ज़्यादा फोकस हम 6 लड़कियों पर है। सारे लड़के हमारे पीछे पड़े रहते हैं और उनमें से 3 तो हम हैं, प्रिया, मैं और कृति। कृति ने भी इस पर तुरंत हाँ में हाँ मिलाए, और बाकी 3 से तुम बाद में मिलोगे जब वो यहाँ आएंगी। लेकिन सच बताएं तो हम भी तुम्हारी फाइटिंग स्किल्स से काफ़ी इम्प्रेस हुए हैं। आरव ने खुद को थोड़ा और पीछे की तरफ खिसकाने की कोशिश की, लेकिन नेहा ने उसकी बाजू पकड़ ली। अरे, इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? अभी तो बात शुरू हुई है। उसने शरारत भरी नज़रों से आरव की तरफ देखा, जैसे उसे और तंग करने का इरादा हो। आरव ने हल्की सी नाराजगी भरी आवाज में कहा, तुम दोनों ये सब क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें पता है कि मैं यहाँ मस्ती मजाक करने के लिए नहीं आया, तो फिर ये हरकतें क्यों? नेहा ने हंसते हुए कहा, अरे यार, बस थोड़ा मजा ले रहे हैं। क्या बुरा है इसमें? उसने फिर से आरव के कंधे को छूते हुए कहा, तुम्हें पता है ना रवि ने तुमसे क्यों लड़ाई की? क्योंकि वह प्रिया को पसंद करता है। और हमें भी यह सब देखकर काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन तुमने तो उसका प्लान ही चौपट कर दिया। कृति भी अब आरव की टांग खींचने में शामिल हो गई, और क्या हम तो ये देखने के लिए बैठे थे कि तुम्हें क्या पता है? लेकिन अब समझ आ गया कि तुम तो सब कुछ जानते हो, बस दिखावा कर रहे थे। आरव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ओह कहाँ फंस गया मैं। तुम दोनों का प्लान तो साफ है, मुझे परेशान करना। लेकिन सुनो, मैं ऐसे आसानी से तंग नहीं होने वाला। नेहा ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, अरे, इतनी जल्दी हार मान ली? अभी तो हमने कुछ शुरू भी नहीं किया है। तुम देखना, हम कितने मज़े लेने वाले हैं। आरव ने अब थोड़ी गंभीरता से कहा, ठीक है, मजाक कर रहे हो, लेकिन हद में रहकर। तुम दोनों अच्छे से जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, तो प्लीज़ ये सब बंद करो। कृति ने हंसते हुए कहा, ठीक है, हम बस थोड़ा सा मजाक कर रहे थे। लेकिन सच में, तुम बहुत दिलचस्प हो। उसने आरव की ओर देखा और एक बार फिर से शरारत से उसकी ओर इशारा किया, और हाँ, तुम्हें हमारी बाकी 3 दोस्तों से भी मिलना पड़ेगा। उनसे मिलकर तो तुम्हें और भी मज़ा आएगा। आरव ने अपना सिर पकड़ते हुए बड़बड़ाया, क्या मुसीबत है, यहाँ तो हर कोई मुझे परेशान करने के लिए ही आया है। नेहा और कृति ने उसकी यह हालत देखकर और भी जोर से हंसना शुरू कर दिया। वे जानती थीं कि आरव को तंग करने में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी पता था कि आरव इस सब को ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहा। ये बस एक खेल था जिसमें वे उसे हल्के फुल्के ढंग से उलझाने की कोशिश कर रही थीं। नेहा और कृति ने आरव की हालत देखकर और भी जोर से हंसना शुरू कर दिया। दोनों उसे तंग करने में पूरी तरह से मग्न थीं, और उनकी हरकतें भी बेतहाशा बढ़ती जा रही थीं। आरव, जो अब तक उनके मजाक को हल्के में ले रहा था, अचानक कुछ सोचने लगा। उसने मन ही मन तय किया कि इन दोनों को उनकी ही भाषा में जवाब देना होगा। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये मुझे तंग कर रही हैं, तो क्यों न मैं भी उन्हें उनके ही अंदाज में जवाब दूं। आरव ने चेहरे पर एक शरारती मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे भी तुम्हारे साथ थोड़ा मजाक करना चाहिए। उसने नेहा की ओर देखा और एक फ्लिटी अंदाज में कहा, वैसे तुम दोनों का अंदाज बहुत दिलचस्प है, लेकिन क्या तुम लोग जानते हो, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। नेहा और कृति ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, अच्छा, तो अब हमें भी दिखाओ तुम्हारी स्किल्स। आरव ने नेहा के कंधे पर हल्के से हाथ रखते हुए कहा, अगर तुम चाहती हो तो मैं दिखा सकता हूँ कि मजाक किसे कहते हैं। उसने शरारती लहजे में बात करते हुए अपनी उंगलियों को नेहा के कंधे पर धीरे धीरे रगड़ना शुरू किया। नेहा और कृति, जो अब तक हंस रही थीं, अचानक से थोड़ा रुक गईं। उनके चेहरों पर हल्की सी हैरानी के भाव आ गए, लेकिन वे जल्दी ही संभल गईं। नेहा ने एक पल के लिए इधर उधर देखा, जैसे ये देखने की कोशिश कर रही हो कि कोई और उन्हें देख तो नहीं रहा। जब उसने देखा कि क्लब में किसी का ध्यान उन पर नहीं है, तो उसने अपनी नज़रें आरव की ओर वापस कर लीं।
आरव ने इस प्रतिक्रिया को देखकर थोड़ा हैरान होते हुए सोचा, ये तो बिल्कुल सही हो गई, लेकिन उसने अपनी शरारत को जारी रखा। उसने नेहा की ओर झुकते हुए कहा, अगर तुम्हें टच करना है तो तुम्हें बता दूं कि मैं भी यही कर सकता हूं। नेहा ने उसकी बात को अनदेखा करते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम सच में टच करना चाहते हो तो फिर ठीक से करो। उसने आरव के हाथ को पकड़ा और धीरे धीरे अपने कंधे से ऊपर की ओर खिसकाने लगी। उधर कृति ने भी शरारती अंदाज में आरव के दूसरे हाथ को पकड़ लिया और उसे धीरे धीरे अपने पैर की ओर खींचते हुए कहा, और अगर तुम्हें कुछ नया आजमाना है तो यहाँ से शुरू करो। आरव ने इन दोनों की हिम्मत देखकर हैरानी में सिर हिलाया। ये तो उसके उम्मीद से कहीं आगे निकल गया था। उसने थोड़ी गंभीरता से कहा, तुम दोनों सच में बड़ी शरारती हो, लेकिन अगर मैं कुछ ज्यादा कर दूं तो इसका अंजाम क्या होगा? नेहा ने उसकी ओर देखते हुए मुस्कुराए और कहा, अंजाम ये तो तुम पर ही निर्भर करता है, लेकिन याद रखना, जो खेल तुम शुरू करोगे उसमें हम भी पीछे नहीं रहेंगे। कृति ने भी उसी अंदाज में कहा, तो सोच लो, अगर तुम्हें टच करना है तो तुम कहाँ और कैसे करना चाहोगे? आरव को अब पूरा समझ आ गया कि ये दोनों उसे तंग करने में कितनी माहिर हैं और उसे अब इस खेल में पूरी तरह से शामिल होने के लिए सोचना पड़ेगा। लेकिन अभी उसने ठान लिया कि वह भी इनके मजाक में शामिल होगा और देखेगा कि यह सब कितना आगे जाता है। क्लब का माहौल थोड़ा सा तनावपूर्ण हो गया था, लेकिन इस तनाव के पीछे भी एक अजीब सी रोमांचकता थी। आरव ने अब खुद को संभालते हुए तय किया कि वह इस स्थिति का सामना करेगा, लेकिन ये सुनिश्चित करेगा कि यह खेल उसकी शर्तों पर ही खेला जाए। आरव ने खेल की शुरुआत करते हुए नेहा के चेहरे से धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले जाने लगा और दूसरी ओर कृति के पैर से अपना हाथ ऊपर की ओर बढ़ा रहा था। दोनों बहनें इधर उधर देख रही थीं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है। जैसे जैसे आरव का हाथ उनके स्पर्श के करीब आता गया, दोनों की धड़कनें तेज होने लगीं। तभी नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर हमने हार मान ली तो तुम्हारी बातें माननी होंगी, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारी शर्त माननी पड़ेगी। आरव ने शरारती अंदाज में जवाब दिया, ठीक है, अगर मैं हार गया तो जो तुम कहोगी वो करूँगा, लेकिन अगर तुम हारी तो मेरी शर्त माननी होगी। कृति ने हंसते हुए कहा, चैलेंज एक्सेप्टेड। अब देखते हैं कौन जीतता है। आरव ने खेल को और गंभीर बना दिया। वह अपने हाथों से धीरे धीरे उनके करीब आता रहा, लेकिन जैसे ही उसका हाथ उनके सीमा रेखा के करीब पहुंचने वाला था, दोनों बहनों ने अचानक से पीछे हटते हुए हार मान ली। नेहा ने जल्दी से कहा, ठीक है, हम हार मानते हैं। अब तुम्हारी शर्त माननी पड़ेगी। कृति ने भी सहमति में सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए बोली, तुम जीत गए आरव, अब तुम्हारी बातें माननी होंगी। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ अपने हाथ पीछे खींच लिए और कहा, अब मेरी शर्त सुनो, मैं जो भी कहूँ वो मानना पड़ेगा। दोनों बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा और हंसते हुए कहा, ठीक है, जो कहोगे वो मानेंगे। दोनों बहनें नेहा और कृति थोड़ी देर के लिए शांत हो गई थीं। उन्होंने महसूस किया कि आरव ने उनके साथ जो किया वह उनके लिए अप्रत्याशित था। नेहा ने थोड़ी नाराजगी के साथ कहा, आरव, तुम्हें हमें इस तरह से टच नहीं करना चाहिए था, ये ठीक नहीं था। आरव ने ठंडी सांस ली और थोड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया, क्यों? जब तुम दोनों मुझे तंग कर रही थीं, मेरे गालों को छू रही थीं, मेरे हाथों को पकड़ रही थीं, तब क्या वह ठीक था? तुम दोनों मुझे परेशान कर रही थीं और मुझे कमज़ोर महसूस करा रही थीं, तो मैं भी वही कर रहा था जो तुम कर रही थीं। कृति ने हल्की झिझक के साथ कहा, लेकिन आरव, हम बस मस्ती कर रहे थे, हमने सोचा नहीं था कि तुम इसे इतना सीरियस ले लोगे। आरव ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने भी सोचा था कि यह सब मस्ती ही है, लेकिन जब तुम लोग मुझे बार बार छूने लगी तो मैंने भी सोचा कि तुम लोग मेरी भावनाओं को समझोगी। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें असहज किया, लेकिन वही असहजता तुमने मुझे पहले दी थी। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद हमने तुम्हें गलत समझा आरव, हमें माफ़ी चाहिए। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो अब इसे यहीं ख़त्म करते हैं। आगे से हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी मस्ती किसी को असहज न करे। आरव, नेहा और कृति के बीच की बातचीत धीरे धीरे फिर से सामान्य हो गई थी। आरव ने जब ये कहा कि अब और परेशान मत करो, तो नेहा और कृति ने कुछ देर के लिए उसे सच में राहत दी, लेकिन माहौल ज़्यादा देर तक शांत नहीं रह सका। नेहा ने अचानक सवाल किया, प्रिया अब तक वॉशरूम से क्यों नहीं आई? पता नहीं कितना समय हो गया उसे गए हुए। कृति, जो अब तक आरव को शांत होते देख रही थी, अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई।
उसने मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हमें एक बात बताओ, हम तीनों में से तुम्हें कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है, मैं, नेहा या फिर कृति? आरव ने ये सवाल सुनकर फिर से बेचैनी महसूस की। उसे ऐसा लगा कि ये दोनों उसे फिर से परेशान करने का नया तरीका खोज रही हैं। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग फिर मुझे परेशान करने लगी हो। नेहा, जो पहले से ही आरव के काफ़ी करीब बैठी थी, और भी पास आ गई। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं लगती हूं ना तुम्हें सबसे खूबसूरत? आरव ने नेहा की मासूम सी आंखों में देखा। वह सच में प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसकी मासूमियत ने आरव को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर वह किसे सबसे खूबसूरत कहे। वह उलझन में पड़ गया, लेकिन ये जानता था कि उसे किसी को नाराज नहीं करना चाहिए। नेहा, जो अब बस आरव की ओर देख रही थी, उसका जवाब सुनने के लिए बेताब थी। उसकी नज़रें सवाल पूछ रही थीं, और आरव ने उसके चेहरे की मासूमियत में खोकर कहा, अच्छा, मैं बताता हूँ। सबसे ज़्यादा प्यारी और खूबसूरत मुझे नेहा लग रही है। जैसे ही नेहा ने ये सुना, वह खुशी से झूम उठी। उसने तुरंत आरव को गले लगा लिया और कहा, मैं जानती थी, मुझे पता था कि तुम यही कहोगे। आरव थोड़ा सा अचकचा गया, लेकिन उसने नेहा की खुशी में मुस्कुरा दिया। तभी नेहा ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, जब हम भविष्य में उस जगह चलेंगे ना, तो देखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। आरव ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कौन सी जगह? किसकी बात कर रही हो तुम? नेहा ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, कुछ नहीं, बस घूमने का प्लान है। तुम समझोगे जब वक्त आएगा। आरव ने फिर से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में यह सवाल बना रहा कि आखिर नेहा किसकी बात कर रही थी। इसी बीच प्रिया वॉशरूम से वापस आ गई। उसने आते ही देखा कि आरव और नेहा कुछ बात कर रहे थे। उसने सवालिया निगाहों से दोनों को देखा और पूछा, यहाँ क्या चल रहा था? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, कुछ खास नहीं, बस ये दोनों पूछ रही थीं कि मुझे इन तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगता है। प्रिया ने आरव के जवाब पर हंसते हुए कहा, ओह, तो ये बात है। वह फिर आरव के साथ खड़ी होकर उससे बात करने लगी। उसकी आंखों में हल्की सी शरारत और सवाल दोनों थे। वहीं दूसरी तरफ कृति ने नेहा के पास जाकर कहा, तुम मुंह बंद नहीं कर सकती हो क्या? जो तुम उसे अभी सब बता देती हो। नेहा थोड़ी असहज होकर बोली, दीदी, मुझे लगा कि वो। कृति ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, चुप हो जाओ, कुछ भी उसे अभी नहीं बताना। हमें देखना है कि वह वाकई उस चीज के लायक है या नहीं। समझी? नेहा ने धीरे से सिर हिलाया और कृति की बात मान ली। दोनों बहनों ने फिर से शांत होकर आरव और प्रिया की तरफ देखा, जबकि उनके मन में अब भी वही सवाल घूम रहा था कि क्या आरव वाकई उस बात के लिए तैयार है जिसके बारे में वे सोच रही थीं। प्रिया ने जब आरव के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान देखी, तो उसे एहसास हुआ कि कुछ तो खास बात हुई है। उसने हंसते हुए सवाल किया, तो तुमने क्या जवाब दिया था? आरव, जो अब तक थोड़ी राहत महसूस कर रहा था, अचानक फिर से घबराने लगा। उसने ईमानदारी से जवाब दिया, मैंने नेहा से कह दिया कि वह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। प्रिया की आंखों में एक हल्की सी शरारत चमक उठी। वह थोड़ा तंज भरे लहजे में बोली, अच्छा, मतलब हम और कृति तुम्हें खूबसूरत नहीं लगते, है ना? ठीक है, अब समझ गई हूँ। कृति, जो अब तक शांत थी, तुरंत ही शामिल हो गई। उसने मजाकिया अंदाज में कहा, तो हम तुम्हें खूबसूरत नहीं लगते? नेहा ही सबसे खास है ना? आरव को अब महसूस होने लगा कि वह सच में मुश्किल में पड़ चुका है। उसने दोनों की बातों को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे, ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग भी बहुत खूबसूरत हो। बस नेहा ने सवाल सबसे पहले पूछा, इसलिए मैंने उसे जवाब दे दिया। लेकिन कृति और प्रिया उसकी बातों से मानने के मूड में नहीं थीं। प्रिया ने थोड़ा नाटकीय अंदाज में कहा, ओह, तो अब बहाने बनाने लगे हो? सच कहो, क्या हमें थोड़ा भी खूबसूरत नहीं समझते? कृति ने भी उसकी बात को और आगे बढ़ाया, हाँ आरव, हमें सच में बताओ, क्या हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता तुम्हें? आरव ने अब पूरी तरह से महसूस कर लिया था कि वह इन दोनों के बीच फंस चुका है। उसने हंसते हुए कहा, अरे, तुम लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गई हो? मैं मानता हूँ, तुम दोनों भी बहुत खूबसूरत हो, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग मुझे तंग करने के लिए ऐसा कह रही हो। उधर नेहा, जो पहले से ही खुश थी, इस सब को देखकर और भी खुश हो गई। उसने शरारती अंदाज में कहा, अब तो तुम फंस गए। आरव, अब बताओ, कैसे बाहर निकलोगे? आरव ने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं फंस गया हूँ। लेकिन सच कहूँ, तुम तीनों ही बहुत प्यारी हो। और अगर मैं किसी को भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत कहता, तो यही होता।
प्रिया ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो अब हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हो। आरव ने उसकी बातों को हल्के में लेते हुए कहा, हाँ अब तुम्हें खुश तो करना ही पड़ेगा। आखिरकार तुम लोग इतनी प्यारी हो कि तुम्हारी नाराज़गी कैसे झेल सकता हूँ। ये सुनकर कृति और प्रिया दोनों ने थोड़ा सा मुस्कुराया। अब माहौल फिर से हल्का हो गया था, लेकिन नेहा, जो इस सारे घटनाक्रम से बेहद खुश थी, चुपके से बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मैं सबसे खूबसूरत हूँ। आरव ने उसकी शरारती मुस्कान को देखकर सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ तुम सबसे ज़्यादा खूबसूरत हो। अब खुश हो। नेहा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बहुत ज़्यादा। कृति और प्रिया ने ये सब देखकर एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा और फिर तीनों एक साथ हंस पड़े। इस तरह आरव का परेशान करने वाला सवाल भी हल्के फुल्के मजाक में बदल गया और क्लब का माहौल फिर से खुशहाल हो गया। दिल्ली के एक हिस्से में अराजकता और तबाही का माहौल था। हर तरफ इमारतें ध्वस्त हो चुकी थीं, सड़कों पर मलबा बिखरा हुआ था और चीख पुकार के साथ साथ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। ये शहर अब युद्ध के मैदान में बदल चुका था। इस अराजकता के बीच एक विशाल इमारत की सबसे ऊंची मंजिल पर एक व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके हाथ में खंजर था। उस व्यक्ति की नज़रें शहर के ध्वस्त हिस्सों पर घूम रही थीं और उसने नीचे की ओर देखा। वहीं नीचे से तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए एलिट गार्ड्स दिखाई दिए। वे पूरी तैयारी के साथ आ रहे थे, उनकी चाल में दृढ़ता और आक्रोश था। उस आदमी ने उन्हें देखकर हल्की हंसी हंसते हुए कहा, अरे यार, अभी तो खेल में मजा आना शुरू हुआ था और ये लोग तंग करने आ गए। लगता है इस खेल को और भी दिलचस्प बनाना होगा। उसने अपने खंजर को कसकर पकड़ा और फिर अपनी एक मुट्ठी आसमान की तरफ उठाई। उसकी आंखों में आग सी जल उठी और उसका चेहरा भयानक संजीदगी से भर गया। चलो देखते हैं कि ये लोग इस खेल में कितनी दूर तक जा सकते हैं। जैसे ही उसने अपने हाथ को आसमान की तरफ उठाया, उसकी हथेली से एक भयंकर आग की लपटें निकलीं। वह आग का गोला आसमान में तेज गति से उड़ा और वहां जाकर एक बवंडर की तरह घूमने लगा। अचानक वह आग के गोले ने चारों ओर से अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दीं। उन आवाज़ों में कराह, गुस्सा और अजीबोगरीब चीत्कार शामिल थे, जैसे कोई चीज़ जीवित हो उठी हो। उस आग से धीरे धीरे एक घना धुआं निकलने लगा, जो आसमान को ढकने लगा। धुआं इतना गहरा और काला था कि दिन का उजाला भी उससे ढक गया और आसमान में अंधेरा छा गया। इस धुएं से धीरे धीरे आकृतियां बनने लगीं, जो पहले धुंधली थीं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वे आकार लेने लगीं। पहला मॉन्स्टर आग और धुएं से निकलकर सामने आया। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसका विशालकाय शरीर काले धातु जैसा था। उसके पैरों से जैसे ही वह धरती पर उतरा, जमीन हिल गई और उसके हर कदम से आग की लपटें फैलने लगीं। उसकी दहाड़ ने हवा में भयंकर गूंज पैदा कर दी। उसके पीछे पीछे और भी मॉन्स्टर्स आने लगे। एक मॉन्स्टर, जिसका शरीर कांटों और ब्लेड से ढका हुआ था, उसने अपनी तेज धार वाले हाथों को हवा में घुमाया, जिससे आसपास की हर चीज कटने लगी। उसके हर कदम पर धरती कटने लगी और उसकी उपस्थिति ने सभी को आतंकित कर दिया। फिर एक मॉन्स्टर निकला जो एक भयानक सरीसृप जैसा दिखता था, जिसकी लंबी पूंछ थी जो हजारों फीट दूर तक फैलती थी। उसकी आंखें गहरे हरे रंग की थीं और उसकी जीभ से जहर की बूंदें टपक रही थीं। वह जमीन पर घिसटते हुए आगे बढ़ा और उसके शरीर से निकला जहर चारों ओर फैलने लगा, जिससे जो भी पास आया वह तुरंत नष्ट हो गया। और इसी तरह एक के बाद एक मॉन्स्टर्स उस आग और धुएं से निकलते गए। हर एक का रूप भयानक और ताकतवर था। वे सभी धीरे धीरे शहर की तरफ बढ़ने लगे, उनकी चीखें और गर्जन पूरे वातावरण को थर्राने लगे। खंजर वाला व्यक्ति, जो अब इन मॉन्स्टर्स के बीच खड़ा था, अपने हाथ को नीचे करते हुए बोला, अब ये खेल और भी मजेदार होगा। देखते हैं इनसे कौन निपट सकता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और वह अपनी जगह से हटकर मॉन्स्टर्स की इस भयानक सेना के बीच खड़ा हो गया, जैसे वह इस सारे विनाश का सरताज हो। एलिट गार्ड्स, जो अब तक उसकी ओर बढ़ रहे थे, उन्होंने भी इन भयानक मॉन्स्टर्स को देखा और उनके कदम थोड़े थम गए। उनके सामने अब एक असली चुनौती थी, न केवल उस खंजर वाले आदमी से लड़ना, बल्कि इन भयंकर मॉन्स्टर्स से भी जूझना। शहर के इस हिस्से में अब एक भयंकर युद्ध शुरू होने वाला था, जहां इन मॉन्स्टर्स और एलिट गार्ड्स के बीच भिड़ंत होगी, और इस विनाश का अंत किस तरह होगा, ये देखना अभी बाकी था। दिल्ली के विनाशकारी मंजर को कवर कर रही रिपोर्टर सारा अपने कैमरे के सामने खड़ी थी। उसके चारों ओर तबाही मची हुई थी और वह हर चीज को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा तनाव में था, लेकिन वह अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश कर रही थी।
हम इस वक्त दिल्ली के उस क्षेत्र में खड़े हैं जो पूरी तरह से युद्ध का मैदान बन चुका है। हर तरफ तबाही मची हुई है और हम देख सकते हैं कि लोग कैसे भाग रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस अराजकता का अंत कब होगा? सारा ने कैमरे की ओर देखते हुए कहा। तभी उसकी नज़र अचानक से आसमान की ओर गई, जहां से काले धुएं के बीच से मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखाई दे रहे थे। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह अवाक रह गई। ये कैसे हो सकता है? उसकी आवाज़ कांप रही थी, जैसे वह खुद इस दृश्य पर यकीन नहीं कर पा रही हो। कैमरा अब आसमान की ओर मुड़ चुका था और सारा के पीछे से विशालकाय मॉन्स्टर्स निकलते हुए दिखाई देने लगे। हर जगह से धुआं, आग और विनाश की गूंज उठ रही थी। शहर के लोगों के टीवी स्क्रीन पर यह दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। घरों में बैठे लोग ये सब देखकर सन्न रह गए। कुछ के हाथ से रिमोट गिर गया, कुछ ने घबराहट में टीवी बंद कर दिया, लेकिन ज़्यादातर लोग अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। सारा की आवाज़ अब पूरे शहर के टीवी स्क्रीन पर गूंज रही थी। दिल्ली के ऊपर ये क्या हो रहा है? ये मॉन्स्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? ये किसी तरह का सपना नहीं है, ये सच्चाई है, उसने कहा, और उसकी आवाज़ में डर साफ सुनाई दे रहा था। लोग अपने घरों, दुकानों और दफ्तरों में बैठे हुए इस मंजर को देखकर सिहर उठे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो रहा है और अब आगे क्या होने वाला है। दूसरी ओर शहर से दूर प्रोटेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर में एक गंभीर माहौल बना हुआ था। बड़े बड़े मॉनिटर स्क्रीन पर दिल्ली का लाइव फीड चल रहा था और वहां मौजूद लीडर्स में एक बेचैनी छाई हुई थी। उनके चेहरों पर तनाव और चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। ऑपरेशंस हॉल में बैठी लीडर एलिस ने अपने हाथों से सिर पकड़ रखा था। वह असमंजस में थी कि क्या कदम उठाया जाए। हम क्या करें? ये स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर जा रही है, उसने बाकी लीडर्स की ओर देखते हुए कहा। उसकी आवाज़ में घबराहट थी, लेकिन वह उसे दबाने की कोशिश कर रही थी। तभी हॉल में सबसे प्रमुख और अनुभवी लीडर जनरल मार्क ने गंभीरता से कहा, अब जब पूरी दुनिया ने देख लिया है कि मॉन्स्टर्स हकीकत हैं, तो हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। ये छिपने का समय नहीं है। जितने भी एलिट गार्ड्स और सुपरह्यूमन्स हैं, उन्हें आदेश दो कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल खुलेआम करें। ये समय है इस आपदा को रोकने का। कमरे में सबने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सहमति में सिर हिलाया। सभी जानते थे कि अब तक वे सुपरह्यूमन्स को छिपा कर रखते थे ताकि दुनिया में दहशत न फैले, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। एलिस ने एक गहरी सांस ली और तुरंत रेडियो कमांडर की ओर मुड़ी। सभी ऑपरेशंस टीम्स को अलर्ट करो। सभी एलिट गार्ड्स और सुपरह्यूमन्स को अपने पावर का इस्तेमाल करने का आदेश दो। उन्हें अब छिपाने का कोई फायदा नहीं है। रेडियो कमांडर ने तुरंत आदेश प्रसारित करना शुरू किया। पूरे हेडक्वार्टर में हलचल मच गई। कमांड सेंटर्स में बैठे ऑपरेटर ने तुरंत अपने अपने सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड से संपर्क करना शुरू किया। सभी यूनिट्स को आदेश है, अब छुपने का समय खत्म हो चुका है। अपनी पावर का खुलकर इस्तेमाल करो। मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए जो भी जरूरी हो करो। ये तुम्हारी प्राथमिकता है। सुपरह्यूमन्स जो अब तक छिपे हुए थे, धीरे धीरे एक के बाद एक अपनी जगहों से बाहर निकलने लगे। वे अब जनता के सामने आ रहे थे और उन्हें देखकर लोग पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर उन्हें उम्मीद की किरण नजर आई। अब शहर के अलग अलग हिस्सों में लड़ाई तेज हो गई थी। एक और मॉन्स्टर्स थे जो पूरी ताकत के साथ शहर को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे, और दूसरी ओर सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स थे जो अपनी पूरी क्षमता के साथ उन मॉन्स्टर्स से लड़ रहे थे। जनरल मार्क और बाकी लीडर्स ने स्क्रीन पर यह सब देखा। उन्हें पता था कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्हें यह भी यकीन था कि उनके गार्ड्स और सुपरह्यूमन्स पूरी ताकत से इस विनाश को रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये लड़ाई शुरू हो चुकी है। हमें हर हाल में जीतना होगा, जनरल मार्क ने धीरे से कहा और उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। अब दिल्ली और दुनिया के बाकी हिस्सों में हर कोई इस महायुद्ध को देख रहा था। यह अब सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी थी। दिल्ली की तबाही के बीच रिपोर्टर सारा ने अपनी रिपोर्टिंग जारी रखी थी। उसने अपने कैमरा क्रू को इशारा किया कि वे बिल्डिंग की छत से लड़ाई का स्पष्ट दृश्य कैप्चर करें। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी, लेकिन उसके अंदर का डर और तनाव छिपा हुआ नहीं था। हम इस वक्त दिल्ली की छतों पर खड़े हैं, जहां से पूरा विनाश स्पष्ट दिखाई दे रहा है। चारों ओर आग, धुआं और मॉन्स्टर्स का कहर जारी है। और अब हम देख रहे हैं कि सुपरह्यूमन्स भी मैदान में उतर चुके हैं। यह अद्वितीय और अकल्पनीय दृश्य है, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि हम इसे आप तक पहुंचाएं, सारा ने कहा। तभी
एक सुपरह्यूमन जिसका नाम सागर था सारा के पास आया। उसकी ऊंची कदकाठी और चमकती हुई आंखें उसे भीड़ में अलग बनाती थीं। उसने सारा को चेतावनी दी, आपको यहाँ से तुरंत हट जाना चाहिए। लड़ाई अब और गंभीर हो जाएगी। मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ रही है और हम नहीं चाहते कि आप इस बीच घायल हो जाएं। सारा ने उसकी बात को समझा, लेकिन उसकी पत्रकारिता की जिम्मेदारी उसे पीछे हटने नहीं दे रही थी। सागर, मैं समझती हूँ कि यह खतरा है, लेकिन यह मेरी ड्यूटी है। हमें लोगों को सच्चाई दिखानी है, उन्हें ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है। प्लीज़, हमें रिपोर्टिंग करने दीजिए। सागर ने उसकी दृढ़ता को देखा और उसके संकल्प के सामने हार मानते हुए सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन हम आपकी सुरक्षा के लिए यहीं रहेंगे। बस थोड़ा और दूर हट जाए ताकि आप सुरक्षित रहें। लड़ाई और भीषण हो रही है और हम नहीं चाहते कि आप इसमें फंस जाएं। सारा ने उसकी बात मान ली और अपने क्रू के साथ थोड़ी दूरी पर खड़ी हो गई। अब वे लड़ाई को दूर से कवर कर रहे थे। नीचे की सड़कों पर विनाश का मंजर था। मॉन्स्टर्स की अजीबोगरीब शक्लें और उनके घातक हमले, जिनसे सुपरह्यूमन्स अपनी शक्तियों के साथ लड़ रहे थे, साफ दिखाई दे रहे थे। एक तरफ एक सुपरह्यूमन आग की लपटों से घिरा हुआ था और उसने अपने हाथों से विशालकाय मॉन्स्टर को जकड़ लिया। आग की तेज लपटें उसके चारों ओर फैलने लगीं और वह मॉन्स्टर को जलाने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी ओर एक और सुपरह्यूमन, जिसकी त्वचा चमकदार धातु जैसी थी, अपने शक्तिशाली घूंसे से एक मॉन्स्टर को इमारत के पार फेंक रहा था। हर जगह विस्फोट, बिजली की चमक और गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। सारा ने ये सब देखा और सुपरह्यूमन्स की ताकत और संघर्ष को अपने कैमरे में कैद कर रही थी। तभी उसने सागर से पूछा, ये सुपरह्यूमन्स कौन हैं? इन्हें किसने भेजा है? क्या सरकार को पहले से इनके बारे में पता था? सागर ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह जवाब आपको सरकार देगी, मिस सारा। हमारा काम लड़ाई पर फोकस करना है। हमें मॉन्स्टर्स को रोकना है ताकि और जाने न जाएं। प्लीज़, आपसे निवेदन है कि हमें हमारा काम करने दीजिए। सारा ने उसकी बात मान ली और कैमरे की ओर देखते हुए कहा, हम अभी इस सवाल का जवाब नहीं पा सके हैं कि ये सुपरह्यूमन्स कौन हैं और ये कहाँ से आए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि ये हमारी रक्षा के लिए आए हैं। हम और जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी हमें इस लड़ाई पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ उस खंजर वाला आदमी जो छत के ऊपर से ये सब देख रहा था, बहुत ही भयावह था। उसने अब तक के विनाश का आनंद लिया और उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। वह अपने चारों ओर फैले हुए मॉन्स्टर्स और सुपरह्यूमन्स की लड़ाई को देख रहा था जैसे ये कोई खेल हो। वाह, ये तो मज़ेदार होता जा रहा है, उसने धीरे से कहा। उसके हाथों से निकलने वाली आग की लपटें अभी भी उसके चारों ओर घूम रही थीं। जब उसने देखा कि सुपरह्यूमन्स पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, तो उसने आसमान की ओर देखा और अपनी आवाज़ में एक अजीब तरह की खुशी भरते हुए कहा, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। चलो, इसे और दिलचस्प बनाते हैं। उसने अपना खंजर उठाया और आसमान की ओर इशारा किया। खंजर से आग की एक बड़ी लपट निकली, जो आसमान में ऊंची उठी और वहां जाकर एक विशाल दरार बन गई। उस दरार से और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स निकलने लगे। कुछ के पंख थे, कुछ के कई सिर और कुछ की त्वचा कड़ी और कांटेदार थी। हर एक मॉन्स्टर पहले से ज्यादा घातक और भयानक था। नीचे सड़कों पर लड़ रहे सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स ने ये सब देखा और उनकी सांसें रुक गईं। और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, एक सुपरह्यूमन ने चिल्लाया। अब ये लड़ाई और भी कठिन हो गई थी। सारा ने ये सब देखा और उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसने अपना कैमरा नीचे नहीं किया। दिल्ली के लोगों, ये लड़ाई अब और भी खतरनाक हो गई है। नए मॉन्स्टर्स आ रहे हैं और हमारी सुरक्षा अब पूरी तरह से सुपरह्यूमन्स के हाथों में है। हम उम्मीद करते हैं कि वे इस तबाही को रोक पाएंगे, उसने कहा। अब ये लड़ाई न सिर्फ दिल्ली की बल्कि पूरी दुनिया की नज़रों में थी। हर किसी की सांसें थम गई थीं और सबको ये देखना था कि आखिरकार इस महायुद्ध का अंत क्या होगा। दिल्ली की सड़कों पर युद्ध का माहौल और भी विकराल हो चुका था। मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही थी और उनके आक्रमणों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स पूरी ताकत से लड़ रहे थे, लेकिन हर बार एक मॉन्स्टर को हराने के बाद और भी खतरनाक मॉन्स्टर्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। मॉन्स्टर्स की विविधता और ताकत को देखकर यह स्पष्ट हो चुका था कि यह लड़ाई सिर्फ बल से नहीं जीती जा सकती। कुछ मॉन्स्टर्स बहुत तेज थे, जिनकी चाल को पकड़ पाना मुश्किल था। उनके नुकीले दांत और पंजे गार्ड्स की ढालों को चीरकर उनके अंदर घुस रहे थे। वहीं कुछ मॉन्स्टर्स ऐसे थे जिनकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि उन पर किसी भी हथियार का असर नहीं हो रहा था।
एक विशाल मॉन्स्टर, जिसकी लंबाई करीब 20 फीट थी और जिसकी आंखें अंगारे जैसी जल रही थीं, अपने बड़े बड़े हाथों से इमारतों को तोड़ रहा था। उसने एक झटके में 3 एलिट गार्ड्स को पकड़कर दूर फेंक दिया। उसकी दहाड़ इतनी तेज थी कि उसकी आवाज़ पूरे इलाके में गूंज गई और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। एक और मॉन्स्टर, जो बिजली की तेज चमक में ढका हुआ था, हवा में उड़ते हुए सुपरह्यूमन्स पर हमला कर रहा था। उसके झटके इतने घातक थे कि एक सुपरह्यूमन को जमीन पर गिरा दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। सुपरह्यूमन्स की टीम में एक टेलीपोर्टेशन की ताकत रखने वाला सदस्य भी था, जो 1 सेकंड में एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था। वह तेजी से मॉन्स्टर के पास पहुंचा और उसे पीछे धकेलने की कोशिश की, लेकिन मॉन्स्टर ने उसे बिजली के झटके से दूर फेंक दिया। इस बीच सारा और उसका क्रू थोड़ी दूरी से ये सब देख रहे थे। उनके कैमरे इन विनाशकारी दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहे थे और सारा की आवाज़ कांप रही थी। दिल्ली के लोगों, ये लड़ाई अब बहुत भयानक हो चुकी है। सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स पूरी ताकत से लड़ रहे हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या इतनी अधिक है कि उन्हें रोक पाना मुश्किल हो रहा है। हर तरफ से हमले हो रहे हैं और हमारे रक्षक बुरी तरह से फंसे हुए हैं। सुपरह्यूमन्स की ताकत और साहस के बावजूद मॉन्स्टर्स की बढ़ती संख्या उन्हें धीरे धीरे पीछे धकेल रही थी। हर एक सुपरह्यूमन और एलिट गार्ड अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर रहा था, लेकिन उनकी संख्या घटती जा रही थी। अचानक एक और बड़ा मॉन्स्टर, जो पूरी तरह से धातु से बना हुआ था और जिसके चारों ओर बिजली की तरंगें दौड़ रही थीं, मैदान में उतरा। उसकी हर चाल भारी और घातक थी। वह अपने चारों ओर धातु के टुकड़े घुमाकर उन्हें गार्ड्स और सुपरह्यूमन्स पर फेंक रहा था। उसके हमलों से बड़े बड़े गड्ढे बन रहे थे और उसके सामने कोई भी टिक नहीं पा रहा था। एक सुपरह्यूमन, जिसके पास बर्फ जमाने की शक्ति थी, ने उस मॉन्स्टर पर हमला किया। उसने हवा में हाथ उठाया और ठंडी हवाओं का एक तूफान छोड़ दिया, जो सीधे मॉन्स्टर की तरफ बढ़ा। लेकिन मॉन्स्टर ने अपने धातु के शरीर को घुमा लिया और बर्फ के हमले को रोक दिया। वह सुपरह्यूमन फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा था, तभी मॉन्स्टर ने अपनी बिजली की शक्ति का उपयोग करके उसे दूर फेंक दिया। मॉन्स्टर्स अब हर दिशा से आ रहे थे और उनके आक्रमणों की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स की संख्या घटती जा रही थी। खंजर वाला आदमी, जो छत के ऊपर खड़ा था, इस सब को देखकर हंस रहा था। उसके चेहरे पर एक घातक मुस्कान थी और उसकी आंखों में शैतानी चमक थी। ये खेल अब और भी रोचक हो गया है। देखते हैं, ये सुपरह्यूमन्स कब तक टिक सकते हैं, उसने अपने आप से कहा। उसने अपना खंजर फिर से उठाया और आसमान की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में आग की लपटें और भी तेज हो गईं। और आओ मेरे बच्चों, उसने कहा। आसमान में फिर से दरारें बनने लगीं और उनमें से और भी बड़े और भयानक मॉन्स्टर्स निकलने लगे। यह मॉन्स्टर्स पहले से भी ज़्यादा खतरनाक थे। कुछ के 4 हाथ थे, जिनमें बड़े बड़े हथियार थे, और कुछ के कई सिर थे, जो एक साथ कई दिशाओं में हमला कर सकते थे। हर मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा घातक था और उनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। अब ये लड़ाई और भीषण हो गई थी। सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स ने अपने सारे दांव पेंच आजमा लिए थे, लेकिन मॉन्स्टर्स की बाढ़ को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। सारा ने अपने कैमरे के सामने कहा, यह शायद अब तक की सबसे भीषण लड़ाई है। मॉन्स्टर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है और हमारी उम्मीदें सुपरह्यूमन्स और एलिट गार्ड्स पर टिकी हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि वे इस विनाश को रोक सकें। लेकिन सारा के मन में भी अब एक सवाल था, क्या वे सच में इस विनाश को रोक पाएंगे? खंजर वाला आदमी छत पर खड़ा होकर अपने हाथों का खेल देख रहा था। दिल्ली का पूरा शहर युद्ध के मैदान में बदल चुका था। वह हर तरफ से उठती चीखें, टूटती इमारतें और बिखरते हुए सुपर ह्यूमन्स को देखकर बहुत खुश था। उसकी आंखों में शैतानी चमक थी, लेकिन उसके मन में अब भी एक सवाल था। वह धीरे धीरे बुदबुदाया, अभी तक वह नहीं आई जिसकी मुझे तलाश है। वह लड़की आखिर वह कहाँ है? अभी वह ये सोच ही रहा था कि अचानक से उसे अपने आसपास कुछ अजीब महसूस हुआ। छत की हवा अचानक ठंडी होने लगी, जैसे कोई शक्तिशाली ऊर्जा वहां पहुंच चुकी हो। उसने अपना खंजर कसकर पकड़ लिया और सतर्क हो गया। तभी उसकी नज़र एक चमकदार रोशनी पर पड़ी, जो धीरे धीरे आकार लेने लगी। रोशनी का रंग गहरा नीला था और उसमें से कुछ साए निकलने लगे। अचानक से वह रोशनी बिखर गई और वहां एक आकृति प्रकट हुई। ये वही थी जिसका उसे इंतजार था। वह लड़की। उसने अपने शरीर को काले कपड़ों से ढक रखा था और उसके चेहरे पर एक मास्क था। उसकी गहरी हरी आंखें, जो किसी रूबी की तरह चमक रही थीं, सीधा उस आदमी की ओर देख रही थीं। खंजर वाला आदमी उसे देखकर मुस्कुरा उठा। आखिरकार
तुम आ ही गई, उसने धीमी और घातक आवाज में कहा। उसके चेहरे पर गहरी खुशी और संतुष्टि की झलक थी। उसने अपनी तलवार उठाए और हवा में घुमाते हुए कहा, स्वागत है, मेरा इंतजार बहुत लंबा था। लड़की के चेहरे पर भी एक हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई भावनात्मक झलक नहीं थी। उसकी हरकतें शांत और संयमित थीं, जैसे उसे इस लड़ाई से कोई डर नहीं था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बोली, तो डार्क ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें भेजा है मुझे मारने के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ मुझे खत्म करना था, तो इस शहर में इतनी तबाही क्यों मचाए? आदमी उसकी बातों को सुनकर हंसा। उसकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जो छत पर फैल गई। उसने कहा, क्या करूं? तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन तुम कहीं भी नजर नहीं आई। इस शहर में तबाही मचाने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं जानता था, तुम खुद को छुपा नहीं सकती, और आखिरकार तुम आ ही गई। लड़की ने धीरे धीरे सिर हिलाया। उसकी आंखों में अब भी वही ठंडक थी। तो, मुझे मारने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, और यहाँ तक कि तुमने पूरी दुनिया के सामने अपने सुपर ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स को भी ला दिया। क्या ये सब सिर्फ एक खेल है तुम्हारे लिए? आदमी ने अपनी तलवार को हवा में घुमाते हुए कहा, नहीं, ये खेल नहीं है। ये लड़ाई है। तुम्हें मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम हर बार हमारे प्लान में दखल देती हो। तुमने हमारे कई आदमियों को खत्म कर दिया, और अब मैं तुम्हें भी खत्म करना चाहता हूं। उन दोनों के बीच में एक अजीब सा माहौल बन गया। वे एक दूसरे से दूर खड़े थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वे किसी भी समय एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। उनकी बातें भले ही शांत और संयमित लग रही थीं, लेकिन उनकी आंखों में साफ दिख रहा था कि वे दोनों बहुत ही खतरनाक मुकाबले के लिए तैयार थे। तभी लड़की ने एक कदम आगे बढ़ाया और उसकी आवाज में एक गंभीरता आ गई। मुकाबला करने से पहले मुझे कुछ चीजें तुमसे पूछनी हैं। क्या तुम मुझे बताओगे? उसकी आंखें आदमी की ओर ध्यान से देख रही थीं, जैसे उसकी हर हरकत को पढ़ने की कोशिश कर रही हों। खंजर वाला आदमी उसकी बात सुनकर मुस्कुराया। क्यों नहीं, उसने शांत लहजे में कहा। मरने वाली की इच्छा तो पूरी करनी चाहिए। पूछो, क्या जानना चाहती हो? लड़की ने उसकी आंखों में देखा और फिर पूछा, पहला सवाल, डार्क ऑर्गेनाइजेशन का असली प्लान क्या है? वे किस चीज के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? आदमी ने उसकी बात सुनकर हंसी में कहा, ये तो मैं नहीं बता सकता। असली मकसद क्या है, ये जानने के लिए तुम्हें और कोशिश करनी होगी। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी गूंज थी, जैसे वह खुद इस सवाल का जवाब जानते हुए भी इसे छुपा रहा था। लड़की ने ठंडी निगाहों से उसे देखा और फिर एक और सवाल किया, तुमने जो डिवाइस बनाया था, जिससे पूरे शहर का मौसम बिगड़ गया था, वह इंसान के बनाए हुए नहीं लग रहे थे। सच बताओ, कौन सी एलियन सिविलाइजेशन ने तुम्हारी मदद की? खंजर वाला आदमी यह सुनकर फिर मुस्कुराया, उसकी आंखों में एक चिंगारी सी जल उठी। सच में, तुम स्काई के लोग हर चीज का पता रखते हो। ये बात तो सही है कि जो डिवाइस हमने इस्तेमाल किया था, वह एलियन सिविलाइजेशन द्वारा बनाया गया था। लेकिन मैं यह नहीं बता सकता कि वह कौन थे और किसने हमारी मदद की। लड़की ने गंभीरता से सिर हिलाया। तुम नहीं बताओगे, कोई बात नहीं। बाद में तो हम पता कर ही लेंगे, और तब हम उस एलियन सिविलाइजेशन को भी ठिकाने लगा देंगे जिसने तुम्हारी मदद की है। आदमी ने हंसते हुए कहा, अगर तुम यहाँ से जिंदा बचकर जाओगी, तब ना। उसकी हंसी में आत्मविश्वास और धमकी का मेल था। दोनों के बीच अब तनाव और भी बढ़ गया था, लेकिन वे अभी भी सवाल जवाब में लगे हुए थे। लड़की ने फिर एक और सवाल किया, और ये बताओ, जो तुम उस डिवाइस के लिए पावर सोर्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे, मुझे याद है कि मैंने बहुत ध्यान से देखा था, वह एक स्पिरिट थी। वह स्पिरिट का क्या हुआ? आदमी ने उसकी बात सुनकर एक पल सोचा और फिर कहा, शायद जब डिवाइस तबाह हो गया, वह स्पिरिट आज़ाद हो गई होगी। लेकिन ये सब बातें छोड़ो, और कोई सवाल है तो पूछ लो, आखिरी मौका है। लड़की ने थोड़ी देर सोचा, फिर उसने अपना आखिरी सवाल किया, तुमने अब तक मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तुम कौन हो? खंजर वाला आदमी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, अरे, मैं कितना बुरा हूँ। मैंने तो खुद का परिचय ही नहीं दिया। चलो, बताता हूँ। मैं हूँ एक फायर यूजर, और मेरा नाम है आर्चन। ये कहते हुए आर्चन ने अपने हाथ में जलती हुई आग की लपटें दिखाई, जो धीरे धीरे उसकी तलवार के इर्द गिर्द लहराने लगीं। मेरा काम ही है सब कुछ जलाकर राख कर देना। और अब, तुम्हारा नंबर है। लड़की ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में फिर से वही ठंडक आ गई। तो, आर्चन, अब हम देखेंगे कि कौन किसे जलाकर राख करता है। उसकी आवाज में चुनौती और आत्मविश्वास का मेल था।
अब दोनों पूरी तरह से मुकाबले के लिए तैयार थे। हवा में जो ठंडक थी वह अब गर्मी में बदलने लगी। दोनों के बीच का तनाव अपने चरम पर था और उनके चारों ओर की ऊर्जा से पूरा माहौल भर गया था। ये लड़ाई अब किसी भी पल शुरू हो सकती थी और इसका परिणाम सिर्फ एक ही हो सकता था, या तो जीत या फिर विनाश। आसमान में गहरी काली घटाएं छाई हुई थीं और पूरे शहर में आग की लपटों का उन्माद छाया हुआ था। खंजर वाला आदमी आर्चन अपनी तलवार को घुमाते हुए आग की लपटों को और भी तेज कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो उसके अंदर छिपी क्रूरता को साफ बयां कर रही थी। दूसरी ओर लड़की, जिसने अब तक अपना नाम नहीं बताया था, पूरी तरह से शांत और संतुलित दिखाई दे रही थी। उसकी आंखों में एक स्थिरता थी जो दर्शा रही थी कि वह लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन उसे किसी भी तरह की जल्दी नहीं थी। आर्चन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? मुझे जानने में दिलचस्पी है कि आखिर मेरे सामने कौन है। लड़की ने अपनी तलवार निकाली जो चमकदार हरे रंग की ऊर्जा से भर गई थी। उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान आई। नाम जानकर करोगे क्या? उसने शांत स्वर में कहा। और मेरी स्पेशलिटी, अगर सबको पता चल जाती तो कोई मुझे मार नहीं देता, इसलिए मैं क्यों बताऊं? आर्चन ने गुस्से में अपनी तलवार से आग की एक बड़ी लहर छोड़ी जो सीधे लड़की की ओर बढ़ रही थी। लेकिन वह शांत रही। उसने अपनी हरी ऊर्जा से एक दीवार खड़ी कर दी जो आग की लहर को रोकने में सक्षम थी। आग और हरी ऊर्जा के टकराव से एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन लड़की की शांति में कोई बदलाव नहीं आया। तुम वाकई में मजाकिया हो, आर्चन ने कहा। उसकी आवाज में एक ठंडी हंसी थी। लेकिन मैं तुम्हें ज्यादा समय तक शांत नहीं रहने दूंगा। ये कहते हुए उसने अपनी तलवार को और भी तेजी से घुमाना शुरू किया। उसकी तलवार से निकलती आग की लपटें अब सीधे लड़की की ओर बढ़ रही थीं। लेकिन हर बार लड़की बड़ी सहजता से उन्हें परे धकेल देती। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी ग्रेस थी, जैसे वह लड़ाई नहीं बल्कि कोई डांस कर रही हो। लड़ाई अब तेजी से आगे बढ़ रही थी। आर्चन ने अपने फायर अटैक को और भी घातक बना दिया था। उसने अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल किया और आग के बड़े बड़े गोले आसमान से गिरने लगे। लेकिन लड़की ने हर हमले का सामना बड़ी कुशलता से किया। उसकी हरी ऊर्जा से निकलती हुई धाराएं आर्चन के हर वार को रोक रही थीं। लड़ाई के दौरान आर्चन ने एक जबरदस्त हमला किया। उसने अपनी तलवार से आग की एक विशाल लहर छोड़ी जो सीधे लड़की की ओर बढ़ी। यह हमला इतना तेज और ताकतवर था कि यह सब कुछ जलाकर राख कर सकता था। लेकिन लड़की ने भी अपनी तलवार को हरे रंग की ऊर्जा से भर दिया। उसने तलवार को घुमाते हुए हरे रंग की एक ऊर्जा लहर छोड़ी जो सीधे आर्चन के हमले से टकराए। दोनों शक्तियां टकराईं और हवा में जबरदस्त धमाका हुआ। आसपास की इमारतें हिल गईं और जमीन पर धूल का गुबार छा गया। जब धूल हटी तो आर्चन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लड़की अभी भी पूरी तरह से सही सलामत खड़ी थी और उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उसकी हरी ऊर्जा ने उसे पूरी तरह से बचा लिया था और आर्चन का हमला विफल हो गया था। आर्चन ने गुस्से में कहा, तुम इतनी मजबूत कैसे हो? ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसने अपनी आग की शक्ति को और भी बढ़ा दिया। उसकी तलवार अब और भी तेजी से जलने लगी। उसने चारों ओर से आग की लपटों को बुलाना शुरू किया जो एक बड़े तूफान की तरह लड़की की ओर बढ़ने लगीं। लेकिन लड़की ने अपने चेहरे पर कोई तनाव नहीं आने दिया। उसने अपनी तलवार को और भी मजबूत पकड़ ली और हरे रंग की ऊर्जा को अपने चारों ओर फैलाना शुरू कर दिया। उसकी ऊर्जा अब और भी चमकने लगी थी और उसने आर्चन के हर हमले को बेअसर कर दिया। हर बार जब आर्चन हमला करता, लड़की उसकी ऊर्जा को हरा रंग की दीवार से रोक देती। अब तक आर्चन को समझ में आ गया था कि यह लड़की आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसकी शक्तियां जितनी भीषण थीं, लड़की की हरी ऊर्जा उन सभी को नष्ट कर रही थी। ये देखकर आर्चन के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई, तुम सच में दिलचस्प हो। लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लड़की ने शांत आवाज में कहा, मुझे पता है। उसकी आंखों में एक दृढ़ता थी, जैसे उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। तभी आर्चन ने अपनी तलवार को ऊंचा उठाया और पूरी शक्ति के साथ हमला किया। आग की विशाल लहरें चारों ओर फैल गईं और पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। लेकिन लड़की ने अपनी हरी ऊर्जा का एक बड़ा गोला बनाया और उसे सीधे आर्चन की ओर फेंका। आर्चन ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस हरे गोले की शक्ति इतनी अधिक थी कि उसने आर्चन को धक्का देकर पीछे फेंक दिया। आर्चन की तलवार हाथ से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा। लड़की ने अपनी तलवार को नीचे किया और धीरे धीरे आर्चन के पास चली गई। अब भी लड़ोगे या हार मानोगे?
उसने शांत लहजे में पूछा। लड़की की चुनौती पर आर्चन ने अपने होठों पर एक खतरनाक मुस्कान खींच ली। इतनी जल्दी भी क्या है, उसने कहा, उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। अभी तो बस खेल शुरू हुआ है। अब रियल फाइट करते हैं। आर्चन ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया और उसकी आग की ऊर्जा पहले से कहीं अधिक प्रचंड हो गई। उसकी आंखों में उग्रता साफ झलक रही थी। उसने अपनी तलवार को फिर से उठाया और उसकी तलवार से लपटें अब पहले से भी अधिक भयावह और गर्म हो गई थीं। उसके चारों ओर की हवा भी जलने लगी थी और उसके कदमों से धरती तक पिघलने लगी। लड़की ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। उसकी हरी ऊर्जा भी अब और चमकने लगी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। फिर भी उसकी आंखों में अब पहले से ज्यादा सतर्कता दिख रही थी। आर्चन की शक्ति बढ़ रही थी और उसे इसका एहसास हो गया था। आर्चन ने सबसे पहले हमला किया। उसने अपनी तलवार से एक जबरदस्त फायर स्लैश छोड़ा जो सीधा लड़की की ओर बढ़ा। यह हमला पहले के मुकाबले बहुत तेज और घातक था, लेकिन लड़की ने अपनी हरी ऊर्जा से एक ढाल बनाई जिसने आग के उस प्रहार को रोका। आग और हरे रंग की ऊर्जा आपस में टकराए और एक धमाका हुआ जो पूरे इलाके में गूंज उठा। लेकिन आर्चन रुकने वाला नहीं था। उसने एक के बाद एक फायर स्लैश छोड़े, हर बार उनका आकार और ताकत बढ़ती जा रही थी। उसकी तलवार से आग की लहरें निकलती रहीं और लड़की उन सभी का सामना करने में जुटी रही। वह हर बार अपनी हरी ऊर्जा से एक ढाल बनाती जो उसे बचा लेती, लेकिन इस बार वह थोड़ा सा थकान महसूस करने लगी थी। तुम अब भी जिंदा हो, आर्चन गरजा, उसकी आवाज़ में हताशा थी। अब देखो मेरी असली शक्ति। आर्चन ने अचानक अपनी तलवार को आसमान की ओर उठा लिया और उसकी आग की शक्ति और भी भयंकर हो गई। आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे और लाल रंग की बिजली गरजने लगी। उसने अपनी तलवार से सीधा धरती पर वार किया और उसकी आग ने धरती को फाड़ दिया। ज्वालामुखी की तरह आग और लावा फूटने लगे और पूरे इलाके में हाहाकार मच गया। लड़की ने तुरंत अपनी हरी ऊर्जा से एक बड़ी दीवार बनाई, लेकिन इस बार आर्चन का हमला बहुत शक्तिशाली था। दीवार फट गई और उसकी ऊर्जा चारों ओर बिखर गई। लड़की ने खुद को संभाला, लेकिन उसकी सांसें अब पहले से तेज हो गई थीं। उसने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई जितनी उसने सोची थी उससे कहीं अधिक कठिन होने वाली थी। आर्चन ने ये देखा और हंसा, अब देखो मेरी असली शक्ति। उसने अपनी तलवार से एक बड़ा फायर ड्रैगन बनाया जो आग से ही बना था। ये ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ लड़की की ओर बढ़ा। उसकी गरजती आवाज़ और लपटें बहुत ही भयानक थीं। लड़की ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और एक तेज झपट्टा मारा। उसकी हरी ऊर्जा से एक विशालकाय ड्रैगन आकार की किरण निकली जो आर्चन के फायर ड्रैगन से टकराए। दोनों ड्रैगन आपस में टकराए और पूरी जगह एक भयंकर विस्फोट से गूंज उठी। हवा में आग और हरे रंग की ऊर्जा के टुकड़े बिखरने लगे और आसपास की इमारतें भी हिलने लगीं। इस धमाके के बीच लड़की ने आर्चन पर सीधा हमला किया। उसने अपनी तलवार से एक तेज हरे रंग की ऊर्जा लहर छोड़ी जो सीधे आर्चन की ओर बढ़ी, लेकिन आर्चन ने समय रहते उसे अपनी फायर शील्ड से रोक लिया। फिर उसने अपनी तलवार से एक और हमला किया जो और भी ज्यादा घातक था। लड़की ने अपने कदम पीछे खींचे और अपने शरीर को मुड़ाकर आर्चन के वार को चकमा दिया, लेकिन उसकी तलवार का एक हल्का स्पर्श भी उसकी बांह को छू गया और उसकी त्वचा जलने लगी। दर्द की एक लहर उसके शरीर में दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। आर्चन ने उसकी इस मामूली सी चोट को देखकर कहा, अब तुम्हें भी दर्द महसूस होने लगा है ना? लड़की ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में अब और भी दृढ़ता आ गई थी। उसने अपनी तलवार को और भी कसकर पकड़ा और आर्चन की ओर तेजी से बढ़ी। इस बार उसने आर्चन पर हरे रंग की किरणों की बौछार कर दी। आर्चन ने अपनी फायर शील्ड को फिर से उठाया, लेकिन इस बार लड़की के हमले पहले से भी तेज थे। उसकी हर हरकत इतनी सटीक थी कि आर्चन को भी अपनी पूरी शक्ति लगानी पड़ रही थी। ये लड़ाई अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी थी। आग और हरी ऊर्जा के टकराव से पूरे इलाके में तबाही मच रही थी। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे और यह साफ था कि यह लड़ाई जल्दी खत्म नहीं होने वाली थी। लड़की ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया और अपनी पूरी हरी ऊर्जा को उसमें डाल दिया। उसकी तलवार अब हरे रंग की चमक से इतनी तेज हो गई थी कि उसकी रोशनी से आर्चन भी अंधा हो गया। लड़की ने एक जबरदस्त हमला किया और उसकी तलवार आर्चन की शील्ड को भेदकर उसके पास पहुंच गई। आर्चन को यह झटका महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को फिर से संभाला और अपनी तलवार से आग लपटों की बारिश शुरू कर दी।
दोनों फिर आमने सामने आ गए, तलवारें टकराईं और एक बार फिर हवा में आग और हरी रोशनी का विस्फोट हुआ। लड़ाई अब और भी खतरनाक हो चुकी थी और यह साफ था कि दोनों के लिए ये लड़ाई जीतना आसान नहीं होने वाला था। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।